का शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करते हैं। अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस बार भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बेशुमार कॉलर्स हमारा लाइन पर इंतज़ार करें। हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम वसीम है। मैं यहाँ टियर 1 जनरल वीज़े पर हूँ। ठीक। और हाल ही में मेरी शादी हुई थी, तो मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाह रहा था। तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन सर 2-3 हैं। एक तो उसके लिए मुझे कितना मेंटेनेंस फंड रखना होगा, और वो मेंटेनेंस फंड मैं यहाँ रख सकता हूँ या बैक होम किसी अकाउंट में रख सकता हूँ जैसे मेरी वाइफ का अकाउंट हो। और सर दूसरा, इसके लिए ये 18,600 वाला रूल मुझ पर अप्लाई होगा या नहीं, और या मेरी वाइफ को उसमें इंग्लिश टेस्ट देना, जो इंग्लिश का टेस्ट है वो कंपलसरी है या नहीं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके सवालात का ताल्लुक है तो जो 18,600 वाला कानून है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता, वो उसके ऊपर लागू होता है अगर किसी के पास यहाँ पे इंडेफिनिट है, सेटलमेंट है, या फिर अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है। तो अगर आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेंटेनेंस आपको दिखानी पड़ेगी तकरीबन 600 पाउंड होने चाहिए वाइफ के अकाउंट में, या फिर यहाँ पे आपके अकाउंट में होने चाहिए, और आपको अपने लिए तकरीबन कोई 900 पाउंड चाहिए होंगे, तो जो आपको अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। तो जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक है तो नहीं जी, बिल्कुल आपकी वाइफ को इंग्लिश लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम करार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मेरे आपसे 2 छोटे छोटे से सवाल हैं कि एक तो ये कि मैंने ई सोल का कोर्स किया था 2005 में, तो वो अब मेरा ख्याल है कि शायद बंद हो गया हुआ, मगर ये मैंने फुल टाइम का कोर्स किया था। अब मुझे रेजिडेंसी अप्लाई करना, तो वो मुझे जो है ये सर्टिफिकेट चल सकता है या नहीं। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि कितने दिन पहले हम अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा ख़त्म होने से, और क्योंकि मेरे पास यूरोपियन यूनियन की बेस पे 5 साल का वीज़ा था जो अब ये ख़त्म हो रहा है, तो इसमें कौन सा मुझे फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक है तो क्योंकि आपके पास अभी जो स्टेटस है वो एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल है, तो इसलिए आपको इंडेफिनेट के लिए या सेटलमेंट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपको ई साल का कोई चाहिए, ना ही आपको लाइफ इन यूके टेस्ट चाहिए होगा। तो जहाँ तक फॉर्म का ताल्लुक है तो अगर आप एप्लीकेशन ऑफिस में भेजते हैं तो EEA-4 फॉर्म आपको फिल करके भेजना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 10 साल के बेस पे ILR अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी वाइफ मेरे साथ 6 साल से है स्पर्ट डिपेंडेंट वीजे पे, तो अब मैं उसका अपने साथ ही अप्लाई कर सकता हूँ या ये 10 ईयर का लॉन्ग रेजिडेंस पहले मुझे करना पड़ेगा और उनको बाद में शो करना पड़ेगा जब मेरा ILR लग जाएगा? और मुझे उसके लिए उनके 18K शो करने पड़ेंगे, वो जो 18 समथिंग जॉब और घर का। ठीक, आपका वीजा कब खत्म हो रहा है? जी, मेरा अभी टियर 1 जनरल की एक्सटेंशन जो है उसमें अभी हुई है, तो मेरे पास 2.5 साल का वीजा है टियर 1 जनरल का, और मेरा 11 सितंबर को मेरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं उसके लिए वो 10 ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वाइफ किस वक्त अप्लाई कर सकती है ILR के लिए, प्लीज ये बताओ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो आप वेट करना चाहते हैं 2 साल, और अगर 2 साल आप वेट करें और इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें इस ग्राउंड्स के ऊपर कि आपको 5 साल हो गए टायर 1 के ऊपर, तो फिर आपके साथ वाइफ एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं। अगर तो आप पहले लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर इंडेफिनेट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सितंबर में आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें। जब आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा फिर वाइफ को कानूनी तौर पर स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विच करना पड़ेगा और उनको फर्दर 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, या फिर जब उनके 10 साल अपने कंप्लीट हो गए तो वो अपनी लॉन्ग रेजिडेंसी के ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन जमा करा पाएंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आदिल भाई, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड भी हो। जी लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं आपको सारा बता सकूँ। आदिल भाई, मैं इधर आया था वर्क परमिट पे 1 साल का वीजा था जब मैं आया था इस कंट्री में। ठीक। तो उसके बाद मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की
फर्दर लीगल, तो मुझे उन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन दे के दोबारा मेरा वीजा लगाया। ठीक। लेकिन बिटवीन दैट पीरियड तो जब मैंने केस एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने मुझे रीजन लगा के वापस मेरी एप्लीकेशन भेज दी कि हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स में नहीं आते हो। ठीक। उन दिनों मेरी जो वेजेस थी वो 18K थी। ठीक। उसके बाद फिर मेरा जो लॉयर था उसने कहा जी कि अगर तुम्हारी वेजेस अगर बढ़ जाए तो तुम्हारा वीजा लग के आ जाएगा। ठीक। तो उन्होंने 21K के हिसाब से फिर मेरी जो थी ना कंसीडर की एप्लीकेशन, ठीक, फिर मेरी एक्सटेंशन लग के आ गई। उसके बाद मैंने अब जब मेरे 5 साल कंप्लीट हुए लास्ट ईयर इन जुलाई लास्ट ईयर, हाँ अगस्त में, ठीक, तो मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया। ठीक। तो उसके बाद इस साल अभी 1 माह पहले मेरी एप्लीकेशन डेट तकरीबन 13 महीने के बाद मेरी एप्लीकेशन वापस भेजी है। ये क्या है कि तुम्हारे पास जो है ना वो तुम 8 डेज जो है ना इलीगल रहे हो यहाँ। ठीक। लेकिन उसका उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास वो पेपर वर्क था उसका। ठीक। लेकिन वो हमने अभी जो मेरा जो लॉयर है उसने अपील लॉन्च की है इस डिसीजन के खिलाफ। ठीक। सेकंड नंबर पे जो आदिल भाई जो मुश्किल मुझे आ रही है, जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने मुझे जॉब से निकाल दिया है। ठीक है। उसने मुझे डिसमिस कर दिया क्योंकि उसने जब मेरा वीजा फिनिश हुआ ना 5 जुलाई दिस ईयर को, ठीक, तो उसने होम ऑफिस से एम्प्लॉय चेकिंग सर्विस जो होती है उनसे कि इसके पास राइट ऑफ वर्क है या नहीं। ठीक। क्योंकि मेरा जो लॉयर था उसने कहा कि तुम्हारे पास राइट ऑफ वर्क है, इसलिए नहीं होता, इवन कि हम कोर्ट में भी जाएंगे तब भी तुम्हारा राइट ऑफ वर्क वही रहेगा। ठीक। उसके बाद जब इन्होंने होम ऑफिस से कंफर्म किया तो उन्होंने लिखा कि हमारे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो वी कैन नॉट कंफर्म के ही गॉट द राइट ऑफ वर्क और नॉट। तो उन्होंने इस बेस पे मुझे डिसमिस कर दिया। ठीक, ठीक है, आपकी कार का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल अगर तो आपने अपील कर दी है तो अभी पेशेंटली वेट करें, थोड़ा सा में आपको कोर्ट की हेयरिंग डेट मिलेगी, वहाँ पे जाके अपनी सारी ये जो स्टोरी है आप जज को समझ जा सकते हैं। तो फिर जो जज होगा वो सारे सर्कमस्टांसेस देख के, ह्यूमन राइट्स देख के, आर्टिकल 8 देख के आपके अपील के ऊपर डिसीजन करेगा। जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो बिल्कुल अंडर सेक्शन 82 आपके पास अपील का राइट था, आपने अपना अपील का राइट एक्सरसाइज किया। कानूनी तौर पे अंडर सेक्शन 3C आप काम कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास वापस जाएं, उनको कहें कि वो दोबारा होम ऑफिस में चेक करें, और अगर फिर भी रिफ्यूज़ हो जाते तो आप अपने वकील से एक लेटर लें या फिर अपने लोकल MP के पास जाएं, वो होम ऑफिस को ये चिट्ठी लिख के क्लैरिफाई करेंगे। फिर माइट भी होम ऑफिस वाले आपके एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करके कंफर्म करेंगे आपके पास काम का राइट है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, मेरा एक छोटा क्वेश्चन था कि मेरा पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक। मेरा एक बेटा एक बेटी पाकिस्तान में रहता है। ठीक। और मेरा वाइफ के साथ। ठीक। वो लोग बेटा बेटी वो लोग अंडर एज है, एक 12 का है, एक 8 का है, ऐसा ही है। ठीक। उसको मैं इधर बुलाना चाहता हूँ, उसको मामी को नहीं, जस्ट मेरा बेटी बेटा को। ठीक। उसको क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन है कि नहीं, अगर है क्या करना पड़ेगा उसके लिए? थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अपने बेटे बेटी को अकेला नहीं बुला सकते, क्योंकि एक सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है। अब अगर आप बेटा बेटी की एप्लीकेशन लगाते हैं, जमा कराते हैं, होम ऑफिस वाले पाकिस्तान से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे इस ग्राउंड के ऊपर कि बेटी आपकी 8 साल की है, बेटा आपका 11 साल का है। जो सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर के पास है। मदर को पता है कि बच्चों की परवरिश किस तरह करते हैं, वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब स्कूल जाते हैं, तो जो कि आपको नहीं पता। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करें, साथ में आपके बच्चों को भी वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था जी, ये जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस पे जब अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगानी पड़ती है, पे स्लिप्स लगानी पड़ती हैं, क्या क्या एविडेंस आपको पासपोर्ट के अलावा और लाइफ यूके टेस्ट के अलावा साथ लगाना चाहिए, और आप कितनी देर पहले आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एक तो आपके पासपोर्ट होंगे, साथ में आपका लाइफ इन यूके टेस्ट चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, कोई 3 से 4 माह की बैंक स्टेटमेंट, अगर आप काम करते हैं 3 से 4 माह की पे स्लिप्स और P60 लगवा दें। और जहाँ तक एप्लीकेशन करने का ताल्लुक है तो जिस दिन आपके 10 साल कंप्लीट हों उससे कोई 28 डेज़ पहले आप होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मुझे ये पूछना था आपसे जी, ये मेरे माँ बाप पाकिस्तान है। ठीक। तो मैंने डेफिनेटली अप्लाई किया था वहाँ से,
ठीक। तो उन लोगों ने रिफ्यूज किया, उन लोगों ने अपील कर दिया है, ठीक। ये बोल कर के जो वहाँ पे फॉर्म फिल किया था उन लोगों ने, ठीक, वहाँ पे फॉर्म फिल किया था, ये उन लोगों ने ये लिख ली, अपने पास से लिख लिया। इनकी तो उम्र ही इतनी है, अम्मी मेरी की 67 है और वालिद साहब की 77 है। ठीक। तो उन लोगों ने ये लिखा वहाँ पे के खाना शाना ये खुद बना सकते हैं, ये वो। तो वहाँ पे काटा मार के आगे जो उन लोगों ने ये लिखा कि ये खाना बना सकते हैं, ठीक। आगे काटा मार के उन लोगों ने ये लिख लिया कि ये फिट हैं, तकरीबन फिट हैं, काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ठीक। तो उन लोगों ने ये बोला कि ये ठीक है, काम कर सकते हैं। ठीक। तो रिफ्यूज कर दिया कि अपील पे आ जाओ। ठीक। ये बोल के कि ये अपना काम खुद कर सकते हैं, ये वहाँ रह सकते हैं। ठीक। अपील पे अभी मैं जाऊँ तो क्या करूँ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको चाहिए था कि आप एप्लीकेशन जमा कराने से पहले किसी अच्छे से वकील से मशवरा कर लेते। तो क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स की सेटलमेंट के लिए अप्लाई की है, उसमें अभी कानून ये कहता है कि एक तो आपके ऊपर पेरेंट्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, साथ में फिजिकली भी डिपेंडेंट हूँ, जो कि प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है। तो बहरहाल अगर आपने अपील कर रखा है तो अभी थोड़े अर्से में कोर्ट से आपको डेट आएगी, फिर किसी अच्छे से बैरिस्टर को इंगेज करके कोर्ट में जाके जज को एक्सप्लेन करें। अगर जज सेटिस्फाई हो जाता है कि आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते और वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो फिर उनकी अपील अलाउ हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर जी असगर बात कर रहा हूँ मैं लंदन से जी। और मुझे पूछना ये है कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है जो कि फिनिश हो रहा है अप्रैल 2014 में। ठीक। तो उसके लिए अब इंडेफिनिट के लिए हमें कितना अर्सा पहले अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये हम विंडो से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? ठीक। और जो दूसरा सवाल है इसी का लिंक वो ये है कि बच्चों के लिए जो इंडेफिनिट वीजा होगा वो भी अप्लाई करना पड़ेगा मेरे बच्चों का साथ में, या वो क्या होगा? और दूसरी चीज ये है कि वो जो टेस्ट है लाइफ इन द यूके टेस्ट वो हमें करना पड़ेगा या नहीं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जहाँ तक बच्चों का भी ताल्लुक है, तो अगर बच्चों को आपके साथ रेफ्यूजी स्टेटस मिला था तो बिल्कुल उनका इंडेफिनेट अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अपना जो रेफ्यूजी स्टेटस 5 साल का है वो ख़त्म होने से कोई 28 डेज़ पहले होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना है दूसरा ना, मैंने अपनी वाइफ को बुलाना पाकिस्तान के लिए, तो 18,000 है, दूसरा इनका वो लाख या 13,000 हो गया अभी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जो कानून था वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ लास्ट ईयर 9 जुलाई 2012 को, उसके बाद 18,600 चलता रहा। अब पिछले महीने की बात है जुलाई की, कि 5 जुलाई को हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया जिसमें हाई कोर्ट ने ये रिकमेंड किया कि 13,500 होना चाहिए, मगर फिर 25 जुलाई को होम ऑफिस ने उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में अपील कर दी। तो इस टाइम तो कानून 18,600 के, अगर आपकी वाइफ या आपकी इनकम इतनी है तो आपकी वाइफ को वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम कम है तो होम ऑफिस वाले आपकी वाइफ की एप्लीकेशन होल्ड कर देंगे जब तक कोर्ट ऑफ अपील इस केस में डिसीजन नहीं करता। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आपकी इनकम 18,600 है फिर एप्लीकेशन जमा कराएं, अगर नहीं है तो फिर वेट करें जब तक कोर्ट ऑफ अपील से इस केस के ऊपर डिसीजन नहीं आता। तो जैसे कोई डिसीजन आएगा मेरा प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं आपको प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मलिक साहब, मैंने आपसे पूछना है कि मेरा डोमेस्टिक वायलेंस पे केस है। ठीक। आज से 2 साल पहले, और मेरे दोनों इंटरव्यू हो चुके हैं, स्क्रीनिंग भी और बड़ा इंटरव्यू भी। ठीक। और मुझे नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी उन्होंने दे दिया हुआ है और साइनिंग भी मेरी बंद है। ठीक है। अब उन्होंने दोबारा मुझे जो है ना सोली हिल में बुलाया है कि आपका इंटरव्यू है, आप आए। ठीक। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ कि आप क्यों वो बुला रहे हैं मुझे। ठीक। और आपका इंटरव्यू के लिए। और साइन कब बंद हुआ था आपका? साइन हो गया, 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। ठीक। जी जी। और नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी जो है ना मुझे 2 माह पहले मिल गया है।
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो वो इंटरव्यू पे बुला रहे हैं तो बिल्कुल आप जाएं। सोल हिल में जो रिपोर्टिंग सेंटर है वो माइट भी आपका केस कंसीडर करें, डिसाइड करें, या फिर देखें कि आपको यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस देना है या नहीं देना। तो फिलहाल आपको फिक्र करने वाली बात नहीं है, आप इंटरव्यू पे जाएँ। उसके बाद अगर वो most वाले डिसीजन लेके आपको स्टे देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा। अगर तो वो रिफ्यूज़ करेंगे तो आपके पास अपील का राइट होगा और आप अपील कर पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं स्पाउस वीजा पे हूँ, दो साल पूरे किए हैं, तो अभी मैंने अप्लाई करना है। तो मैंने पूछना था, मेरी वाइफ ने तो काम नहीं किया, तो वो क्या उसकी भी स्टेटमेंट मैंने लगानी है? अगर लगानी है तो कितने महीने की? और सेकेंडली ये पूछना है, अगर कोई बंदा बेनिफिट्स पे हो तो वो किस तरह अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है कि ताकि ILR रिफ्यूज ना हो या उसके चांसेस रिफ्यूजल के कम हो जाए? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक वाइफ की बैंक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, वो महीनों की नहीं सालों की चाहिए। वो 2 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, ये प्रूव करने के लिए, इमिग्रेशन ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करने के लिए कि आप अपनी वाइफ के साथ 2 साल से रहते रहे, आप दोनों का एड्रेस एक ही रहा है। तो जहाँ तक बेनिफिट्स का ताल्लुक है, तो फिर अगर कोई बंदा बेनिफिट्स लेता है तो बेहतर है कि वो बेनिफिट स्टॉप करके इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, मैं चंद ही लम्हों में फिर हाजिर हूँगा। हमारा लाइन पर इंतजार करें, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी विनिस टीवी इमिग्रेशन का प्रोग्राम। जी बिल्कुल, आप की आवाज़ आ रही है, फरमाएं क्या सवाल है आपका। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरा मैंने अभी 5 साल से ज्यादा अर्सा हो गया मुझे इस मुल्क में। 2 साल पहले मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला था। ठीक। और मैंने अभी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन ये 15 जून को मेरा वाइफ के साथ झगड़ा हुआ था। ठीक। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा यानी कि असॉल्ट वगैरह मारा तो नहीं, बस मैंने एक चपेट मारी थी, तो उन्होंने पुलिस को बता दिया। ठीक है। पुलिस ने मुझे बस एक लेटर पढ़ा दिया, समझा के छोड़ दिया, सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ उस पे। ठीक है। तो अब यह है कि मैंने नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन भेजनी है कल परसों, तो वो मैं मेंशन करूं? अगर मेंशन करूं तो नेशनलिटी लेके आ जाएगी कि? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप से ये ऑफेंस हुआ है तो अभी कल परसों आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन जमा कराएंगे वो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो कानून से अभी आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। जिस दिन ये आपको क्वेश्चन मिला है वहाँ से जिस दिन 3 साल का पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो। तो अगर कल परसों आप कर रहे भी हैं तो अगर करेंगे तो बिल्कुल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, मगर कानून कहता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। होम ऑफिस वाले पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे अभी 1 साल और 11 महीने हो गए से इंडिया से आए हुए सपोज वीजा पर, और मैंने LR पर अप्लाई करना है। तो उसमें एक कॉलम है बायोमेट्रिकली, जिसके लिए कार्ड अप्लाई करने के लिए एक कोड होता है, वो तो मेरे पास है ही नहीं। फिंगरप्रिंट मेरे इंडिया में होते थे। ठीक है, आपकी कार का शुक्रिया। बिल्कुल, वो जो आप फॉर्म देख रहे हो उसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में ये पूछते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट्स हुए हैं कि नहीं हुए। वहाँ पे आपने मेंशन करना है 1 साल 11 महीने पहले मेरे इंडिया में फिंगरप्रिंट्स हुए थे, जिस सिटी से आपने अप्लाई किया था उस सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा सेक्शन है कि आइदर कभी आपको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट इशू हुआ है या नहीं हुआ, तो वो सेक्शन आपने फिल नहीं करना, क्योंकि अभी तक आपको BRP कार्ड बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट इशू ही नहीं हुआ। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछने हैं, अगर प्लीज आप मुझे सही उनका जवाब दे दें। कि मैंने MSc किया, लेवल 7 किया है, और फिर मैंने 2010 में किया, और फिर मुझे 2 इयर्स का PSW मिला, और अब फिर मैं स्टूडेंट वीजा में स्विच होना चाहती हूँ। तो मुझे कितने साल की, और क्या मेरा पिछला जो
स्टडी है वो स्टूडेंट पीरियड में इंक्लूड होगी? और अगर मैंने लेवल 7, दूसरा क्वेश्चन है कि लेवल 7 पढ़ा हुआ है तो क्या मैं दोबारा किसी मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकती हूँ? और नंबर 3 क्वेश्चन ये है मलिक साहब के मेरी बहन ने 7 साल की बेस पे अपने बच्चे की बेस पे जो है वो वीजा अप्लाई किया है। फैमिली उनके पास उनके डिपेंडेंट भी हैं, तो उनका PSW था, वो मेरे साथ थी, तो उन्होंने अब अप्लाई किया है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको अपील का राइट मिलेगा? तो मोस्टली सुना है कि रिफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज मुझे ये जवाब दे दें। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक अपनी सिस्टर का ताल्लुक है, तो अगर तो मफजल है उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं तो बिल्कुल अंडर सेक्शन 82 अपील का राइट होगा। और अब डिपेंड करता है कि इधर आपकी सिस्टर ने एप्लीकेशन भेजी, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, प्लस बच्चे यहाँ पे पैदा हुए या उनके साथ आए थे, और साथ में वो पैराग्राफ 276 AD की रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं या नहीं करती। अगर उन्हें एप्लीकेशन कर दी है तो मेरा ये मशवरा है कि पेशेंटली वेट करें, जब भी डिसीजन है किसी अच्छे से वकील से जाके मिल लें। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है तो डिपेंड करता है कि आप 2010 में आई हैं, अभी आप किस प्रोग्राम में जाना चाहती हैं, इधर वहाँ पे कोई प्रोग्रेस आपकी होगी या नहीं होगी, या प्रोग्रेशन कोई शो हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जहाँ तक आपके कोर्स का ताल्लुक है, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी मास्टर्स कर दिया है लेवल 7 का प्रोग्राम, अगर आप फर्दर स्टूडेंट पे जाना चाहती हैं तो कानूनी तौर पे या तो आपको लेवल अबव जाना चाहिए कोई लेवल 8 के प्रोग्राम में, या फिर आपको PhD पे जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने पूछना था कि जिनको लेगेसी में डिस्क्रिशनरी लीव दी गई थी होम ऑफिस में, तो उन लोगों ने फिर अपील की थी कोर्ट में के खिलाफ, तो मैंने सुना था कि उसका जवाब आना था ये सितंबर में, कोर्ट ने फैसला करना था। तो मुझे ये पता करना है कि उसका फैसला आ गया या अभी उस कोर्ट का फैसला आना है, तो कब तक आएगा, और अगर आ गया तो क्या फैसला हुआ उसके बारे में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, इस तरह का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उसमें डिसीजन नहीं आया। कोई डिसीजन आने के इम्कान है कि कोई दिसंबर तक डिसीजन आएगा। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं आपको प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। मगर अगर आपका कोई चाहने वाला है जिसको लेगेसी में 3 साल का वीज़ा मिला है और उसको इंडेफिनिट मिलना चाहिए था, तो उनको चाहिए वो फौरी तौर पर अपना केस हाई कोर्ट में लेके जाएं, क्योंकि अगर कल को या दिसंबर में फेवर में डिसीजन आ भी जाता है तो जिन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में सिर्फ उन्हीं को इंडेफिनिट मिलेगी, बाकी जिन्होंने नहीं चैलेंज किया तो उनको नहीं मिल सकती। तो अगर आपके किसी चाहने वाले को 3 साल का वीज़ा मिला है, वो इंडेफिनिट लेना चाहते हैं, तो बेहतर है वो किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, वो उनको बताएंगे कि वो किस तरह अपने केस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। दरअसल तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरा नेक्स्ट ईयर जो है ना, मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है, मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास, बच्चों के पास, तो नेक्स्ट ईयर फिनिश हो रहा है अप्रैल में। तो अब जैसे कि 2 तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, जैसे बाय पोस्ट हम उसको भेज सकते हैं, और एक विंडो से जो सेम डे विंडो से लगाते हैं वो है। तो क्या हम जो है सेम डे विंडो से जाके लगा सकते हैं इंडेफिनिट वीजा? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि नेक्स्ट मंथ जैसे मैंने सुना है कि अक्टूबर में लाइफ इन यूके टेस्ट के साथ साथ एक कोई E3 लेवल का कोई इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है जो 1 साल का होता है, तो वो लोग चाहे अक्टूबर से ये लोग ये भी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज इन दोनों सवालों के जवाब जरा थोड़ा क्लियरली दे दीजिएगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके इंडेफिनिट का ताल्लुक है तो नीचे आप होम ऑफिस में 1 डे पे जाके वीज़ा नहीं ले सकते। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ और ऑप्शन है कि आप पोस्ट में एप्लीकेशन जमा कराएं, तो पोस्ट में भेजते हैं, कोई आज की डेट में एप्लीकेशन भेजें, कोई 3 से 6 माह के अंदर अंदर डिसीजन हो जाते हैं। जहाँ तक लाइफ इन द यूके टेस्ट का ताल्लुक है, तो अक्टूबर के बाद अगर कोई इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट के साथ साथ एक B1 लेवल का इंग्लिश की एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट जिस दिन कोर्स कंप्लीट हो, कोई हफ्ते 2 हफ्ते में उस दिन मिल सकता है और मिल भी जाएगा। तो अगर आप भी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अक्टूबर 2013 के बाद, तो आपको भी B1 इंग्लिश लैंग्वेज और साथ में लाइफ इन द यूके टेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पता करना है कि जब एक दफा वीजा स्पाउस वीजा मिल जाता है, ठीक, do they have a certain limit time to you have to travel, or can you just answer me on the phone please if that's possible?
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, अगर किसी को स्पाउस वीज़ा मिलता है तो वो 2.5 ईयर्स का मिलेगा। वो किसी भी टाइम आ सकते हैं, इधर वो तुरंत आ जाएं या फिर 1 साल बाद आएँ या 2 साल बाद आएँ, तो किसी भी टाइम आ सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि उनको इतने अरसे के अंदर अंदर ट्रैवल करना ही पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे पास Tier 1 जनरल का वीजा है, ठीक, और जो दिसंबर 2008 में मिला था, ठीक, और इस दिसंबर 2013 में हम हमारे 5 साल पूरे होते हैं और हम ILR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, मेरी जो डिग्री है वो यहाँ UK की है, ठीक, और मेरी वाइफ डिपेंडेंट है मेरे साथ, ठीक, और हम दोनों ने लाइफ इन द UK किया हुआ है, जो कि मार्च 2013 से पहले से किया हुआ है। ठीक, और मेरी वाइफ के पास IELTS है, जो कि ओवरऑल 5.5 बैंड है उनके। मेरा सवाल ये है कि हमें लाइफ इन द UK दोबारा करना पड़ेगा, और दूसरा सवाल ये है कि जो मेरी वाइफ का जो इंग्लिश का IELTS का टेस्ट है वही एक्सेप्टेबल है, और क्या मुझे क्या करना पड़ेगा इंग्लिश के सिलसिले में? मेरी डिग्री यहाँ की है UK की। वाइफ का जो IELTS हुआ है उसको 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया या कम? उसको मतलब कि उसने थोड़े समय के लिए काम किया था। नहीं, और IELTS है, IELTS का उसका अभी लास्ट जून में किया था। लास्ट जून में किया था। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपको अभी कुछ करने की नहीं ज़रूरत अपार्ट फ्रॉम वेट, तो क्योंकि आप दोनों के पास लाइफ इन द UK टेस्ट है वो चल जाएगा, और आपके पास यहाँ की डिग्री है, तो आपके ऊपर वो जो B1 लेवल का जो कोर्स आ रहा है वो एग्जाम्प्ट है, और आपकी वाइफ के पास ऑलरेडी IELTS है जो B2 के इक्विवेलेंट है। तो आपको जस्ट अभी वेट करना है दिसंबर तक। जैसे दिसंबर तक पीरियड आपका कंप्लीट हो, आप फौरी तौर पे उमर्स में एप्लीकेशन जमा कराएं, तो यही सर्टिफिकेट्स आपके चल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी इनकम का एविडेंस जमा कराना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट वीजा था मेरा, वो रिफ्यूज हो गया, उसको मैंने राइट ऑफ अपील मिला था, ठीक, उसको मैंने अपील में डाला। इन द मीनवाइल मेरे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, और मेरी अपील आउटस्टैंडिंग है, तो अब मैं 10 साल के लॉ में अपील नई एप्लीकेशन कर सकता हूँ? ठीक, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते और ना ही आपको करनी चाहिए। अभी आपने अपील कर रखी है, अभी अपील की जैसे ही आपको ओरल हियरिंग डेट आएगी तो फौरी तौर पे आप कोर्ट में जाएं और वहाँ पे वन स्टॉप स्टेटमेंट दें कि अभी आपके 10 साल कंप्लीट हो गए और आपको 10 ईयर्स की बेसिस पे इंडेफिनिट चाहिए। तो फिर वहाँ पे जो जज होगा वो आपकी अपील किसी लिमिटेड एक्सटेंट तक अलाउ करके मैटर दोबारा होम ऑफिस को रेफर करेगा। फिर होम ऑफिस वाले आपका केस दोबारा कंसिडर करेंगे, 10 ईयर्स के ग्राउंड्स के ऊपर वो नया डिसीजन करेंगे। तो बेहतर है कि जब आपकी अपील की हेयरिंग डेट आए किसी बेहतरीन से बैरिस्टर को एंगेज कर लें, तो फिर आपकी अपील अलाउ हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन मेरे 2 क्वेश्चन हैं। शहजाद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाए। मेरे पास 5 ईयर का रेफ्यूजी लीव टू रिमेन था। मैंने फैमिली के साथ फाइल अप्लाई किया था 2008 में। ठीक। तो हमारे वीजा फैमिली के साथ था। मेरी 3 बच्चे हैं यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे बोर्न हुआ है, 2 मेरे बच्चे पाकिस्तान से मेरे साथ। ठीक। तो हमारा वीजा 4 जुलाई को जो एक्सपायर हो रहा था, उससे पहले हमने सेट प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था 12 जून को। ठीक। तो हमारे बायोमेट्रिक मेरे और मेरे 2 बच्चों मेरे वाइफ के और 2 बच्चों के हमारे बायोमेट्रिक हो गए थे 25 जून को। मेरी बच्ची है डिसेबल है, उन्होंने स्पेशल अरेंज करवाया था हमारे सोलिसिटर ने। तो 26 जुलाई को मेरी बच्ची का बायोमेट्रिक उन्होंने घर पे किया था आके। ठीक। तो अभी तक स्टिल वेट कर रहे हैं। अंदाजा है कि रफली कितना टाइम लगता है आउटकम आने में? ठीक, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। क्योंकि आपने अभी जून में एप्लीकेशन की थी तो तकरीबन 6 माह तक तो आप वेट करें। तो यूजली जिस तरह मैंने पहले कॉलर के जवाब में बताया था, कुछ 3 से 6 माह यूजली लग जाते हैं। अगर 6 माह तक आपको कोई होम ऑफिस से रिप्लाई ना आए तो आप फिर रिमाइंडर लिख के या अपने वकील के पास जाए, उसको कहें कि होम ऑफिस को चिट्ठी लिखे, रिमाइंडर लिखे, तो फिर होम ऑफिस वाले या तो आपके केस के ऊपर डिसीजन करेंगे या फिर आपको बताएंगे कि ये जो डिले है ये किस वजह से। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक भाई, मुझे ये मालूम करना था कि मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रेश असाइलम डालता हूँ तो मुझे बाई हैंड जाना पड़ेगा देने, या मैं बाई पोस्ट भेज सकता हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सुनने में आ रहा था कि कोई एमएसटी वगैरह लॉन्च हो रही है,
तो उसके कोई चांसेस हैं या नहीं है? थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो अभी कोई स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं है कि कब तक स्कीम या कोई एमनेस्टी या पॉलिसी आ रही है। जैसे कोई डेट आएगी या कोई अनाउंसमेंट होगी मैं आपको प्रोग्राम में अपडेट करूँगा। जहाँ तक आपके फ्रेश एसाइलम का ताल्लुक है तो फ्रेश एसाइलम आप बाय पोस्ट नहीं जमा करा सकते। दो ऑप्शन है, या तो आप होम ऑफिस में जाके क्लेम करें या फिर आप फर्दर सबमिशन यूनिट लिवरपूल में जाके फर्दर सबमिशन जमा कराएं। तो मुझे पता नहीं कि आप क्यों फ्रेश एसाइलम जमा कराना चाहते हैं या आपके केस की क्या सूरत हाल है। किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपने सारे पेपर दिखाएं, वो बताएंगे कि कोई आपके असाइलम के कुछ चांसेस बनते हैं या नहीं, या आपका केस किस जगह पे स्टैंड है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं अली बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी। अच्छा, मेरी वाइफ आई थी, वो स्पोज वीजा लेकर, वो जो 27 महीने का वीजा मिलता है, आपको पता है ना, पाकिस्तान से। तो 2 महीने उधर गुजर गए थे क्योंकि मेरा बच्चा उधर पैदा हुआ था, वो पासपोर्ट के आने में। तो जब वो इधर इंटरव्यू हुई थी तो तकरीबन 2 साल 1 महीना रह गया था। ठीक है ना। तो उसका, क्योंकि फिर मुझे और मेरी बीवी को जाना पड़ा था 1 महीने के लिए, मेरी अम्मी बीमार थी काफी। ठीक है ना। तो अब मैं ये पूछना चाहता था, तो आपको पता है हमारे माँ बाप हैं उधर, कभी कभार कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो टोटल हम इस अरसे में अगर और को जाना चाहें 2 या 3 हफ्ते के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये अगर बता दें। ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। साथ में आपकी वाइफ भी जा सकती है। कानून ये कहता है कि वो 1 साल में कुछ 6 माह से ज्यादा यूके से बाहर ना रहे। तो जाहिर बात है वो तो एक ही दफ़ा ट्रैवल किया, तो बिल्कुल अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो भाईजान, मैं ये पूछना साहब से, मैंने अलीगढ़ से शादी करी है, अभी 2 साल हो गए ना। ठीक। घर के पेपर वगैरह, वाईजी स्लिप्स वगैरह, एवरीथिंग वकील ने एप्लीकेशन डाली है। ठीक। उन्होंने इस एप्लीकेशन की छानबीन नहीं करी करके मेरे हस्बैंड ने पहले से केस करे थे asylum seeker, that was a couple of years ago। उन्होंने वकील जेड़ा सी वो फ्रॉड और रजिस्टर वकील नहीं सी था, मेरे हस्बैंड ने उसको पैसे दे दिए ना, एवरीथिंग वो कर दिया। तो उन्होंने हमारी करंट एप्लीकेशन नहीं उस पर नहीं ध्यान दिया, तो जेरी पहला में उसने डाली थी उस पर ध्यान दे रहे हैं ना। उस क्या कर रहे हैं ना, उस जो वो वकील था वो रजिस्टर में से, तो उन अदना चोरी काम करता, सो समथिंग लाइक दैट ना। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, अभी उसकी डेथ हो गई है ना, लाइक ही वाज डिप्रेस्ड एंड ऑल दैट लो ना, बिकॉज़ ही कॉट इन फ्रॉड। उन्होंने हमारे को कोई डिसीजन नहीं दिया। वो बोल रहे हैं कि जनवरी तक हम कुछ नहीं दे सके करके पहले की जिन्हें असालम सीकर के केस डाला था, वो उसकी डेथ हो गई है। तो अभी उस वाइफ पर जोर डाल रहे हैं, पर उसको कुछ कह नहीं रहे करके, you know, because obviously she going through depression as well। and उस पहले जरी एप्लीकेशन मेरे हस्बैंड ने डाली थी शादी से पहले, उसको कंसिडर कर रहे हैं। जी हमने डाली है 2 साल पहला, उसको नहीं कंसिडरेशन कर रहे। हम क्या करें तो क्या करें, हमको मालूम नहीं हो रहा अभी हम कहाँ जाएं, वो कहाँ गए। हमारा वकील कह रहे हैं, हम ऑफिस वाले जी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते till January। obviously that his missus जेरी पहले वकील से एप्लीकेशन को पेश करने हैं until January। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अब मुझे नहीं पता कौन सी आपके वकील ने या जो एजेंट था उसने एप्लीकेशन भेजी। अगर तो मौसम में आप पेड एप्लीकेशन करें, जिसमें का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और होम ऑफिस को जो फ़ी है वो पे करें, जो कि नॉर्मल 578 पाउंड है, तो फिर होम ऑफिस के ऊपर लीगल एप्लीकेशन है कि वो आपके हस्बैंड के केस के ऊपर डिसीजन करे। तो उनका पुराना असैलम का भी कोई केस चल रहा है या फिर वो लेगेसी स्कीम के अंदर भी आते हैं, तो आपको चाहिए जो सारा पेपर है जो आपके पास मौजूद है, जिससे अच्छे से वकील को जाके दिखाएं, वो देख के बताएंगे कि अभी आप किस जगह हैं और आपके हस्बैंड को क्या करना चाहिए, और होम ऑफिस कब तक आपके हस्बैंड के केस के ऊपर डिसीजन करेगी, और जो भी है डिसीजन करेगी इधर हस्बैंड के फेवर में आने के चांसेस हैं या नहीं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी। मुझे इंडेफिनेट अप्लाई करना है नेक्स्ट मंथ।
ठीक है। ये जो 28 डेज अर्लियर की बात होती है अप्लाई करने की, ये फ्रॉम द डेट ऑफ वीजा पेस्टिंग ली जाएगी या फिर डेट ऑफ एंट्री? अगर डेट ऑफ एंट्री 90 डेज के अंदर अंदर ही है, ठीक, तो फिर ये 20 डेज का क्या होगा, कब अप्लाई करेंगे? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि जो स्पीडिंग फाइन्स या टिकट्स होते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है ILR पे? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक एप्लीकेशन करने का ताल्लुक है तो एप्लीकेशन आप किसी भी टाइम वीज़ा ख़त्म होने से पहले कर सकते हैं। अब एडवाइजेबल ये होता है कि जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा हो उससे 28 डेज़ पहले आप एप्लीकेशन होम ऑफिस को भिजवा दें। तो जहाँ तक स्पीडिंग फाइन्स का ताल्लुक है, तो अगर तो सिर्फ कोई स्पीडिंग फ़ाइन है उसका आपके इंडेफिनिट की एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तो किसी किस्म का कोई फिक्स पेनल्टी है तो उसका भी एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर क्योंकि ये ऑफेंसेस होते हैं ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डिक्लेयर करने पड़ते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन है। मैंने अपनी वाइफ को मंगवाना है पाकिस्तान से, ठीक, और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, ठीक, और मेरे पास इस वक्त 4 वीजे स्लिप हैं अक्टूबर से पहले, ठीक, जो कि मैच करती हैं 1560 ठीक महीने की, ठीक है। और क्या मैं 4 वीजे स्लिप पे अप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं अप्लाई करूँ स्पाउस वीजे के लिए तो क्या वो मेरे को रिफ्यूज कर देंगे या अपील पे डाल देंगे या वेट करेंगे 2 वीजे स्लिप का? ठीक, A1 का टेस्ट। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी मेरा तो ये मशवरा कि आप 2 माह और वेट करें। जब आपके पास 6 माह की वेजेस स्लिप होती हैं, 6 माह की पे स्लिप्स होती हैं, फिर आप अपनी वाइफ की एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे अगर आप एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो एप्लीकेशन तो रिफ्यूज़ हो ही जाएगी, साथ में वो आपको अपील का राइट देंगे, और अगर आप अपील भी करेंगे तो अपील के अलाउ होने के काफ़ी कम चांसेस हैं। तो अभी आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 माह तक वेट करें। जिस दिन 6 माह की पे स्लिप्स हो जाती हैं, किसी अच्छे से वकील से स्पॉन्सरशिप वगैरह तैयार करवा के वाइफ को भिजवा दें, फिर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर मेरी अपील आउटस्टैंडिंग है, ठीक, और मैं उसको अंडर 3D के बाद उसको अगर अपील विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन करना चाहता हूँ विद इन 28 डेज, ठीक, मैं वो एप्लीकेशन कर सकता हूँ कि उसमें रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, राइट ऑफ अपील मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक अपील विड्रा कराने का ताल्लुक है, तो जिस दिन आप अपील विड्रा करेंगे कानूनी तौर पे आप ओवरस्टेयर हो जाएंगे। तो जो नई एप्लीकेशन, जिस दिन आप एप्लीकेशन जमा कराएंगे उस दिन आपके पास कोई वीज़ा नहीं होगा, तो हम अफजल सिंपल इसी बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे कि ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास कोई वीज़ा नहीं है। तो फिलहाल क्योंकि आपने अपील का राइट एग्जॉस्ट करते हैं अंडर सेक्शन 82, तो आपको अभी अपील की हेयरिंग डेट का वेट करना है। हेयरिंग डेट पे आपके अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए या फिर आप किसी और कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो फिर जज को जाके बता सकते हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। वहाँ पे आप 1 स्टॉप स्टेटमेंट दे सकते हैं। वहाँ पे जज आपकी अपील किसी लिमिटेड एक्सटेंट तक अलाउ करके होम ऑफिस में आपका मैटर दोबारा रेफर बैक करता है। तो फिलहाल आपको अपील विड्रा करने की भी नहीं ज़रूरत, ना ही एप्लीकेशन जमा कराने की कोई ज़रूरत है। अपील की हेयरिंग का वेट करें, वहाँ पे जाके मैटर अपना रिजॉल्व कोशिश करें कि आपका मैटर रिजॉल्व हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ताकि मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। मेरी नीस पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, उसने वहाँ से MBA किया इस साल अप्रैल और मई में। ठीक। अच्छा, उसका वीजा था नवंबर 2013 तक। ठीक है। फिर UKBA की तरफ से यूनिवर्सिटी ने UKBA को बता दिया भाई कि इसने पास कर लिया है। तो UKBA की तरफ से एक लेटर आया कि जी आप 11 जुलाई तक जो है ना आपका वीजा रह गया है और आपको यहाँ से छोड़कर जाना होगा। ठीक। एनीवे, उसने 28 जुलाई को फिर रीअप्लाई किया एक और जगह एडमिशन लेके। ठीक। और कहा कि जी जाहिर उसका एडमिशन एक हायर डिग्री में उसने लिया। ठीक। तो UKBA ने उसको फिर उसका वीजा रिफ्यूज कर दिया इन ऑन द ग्राउंड्स कि जी आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं, इस वास्ते हम आपको ये वीजा नहीं देते। ठीक। और साथ ही उन्होंने जो थी उसको राइट ऑफ अपील वो भी नहीं दिया। ठीक। और ये कहा कि आपका केस जो है वो जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको भिजवा दिया है। ठीक। एंड दैट यू आर बाउंड टू इन्फॉर्म देम जो अबाउट योर प्लान्स। ठीक। आप हमारा कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक। लेकिन अगर हम उसको सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड कर भी दें तो शी कैन नॉट अप्लाई बिफोर 28 डेज, बिकॉज 28 डेज
is the minimum amount of that money has to be in the account. ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी कज़न से या जो नीस है उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने जब एप्लीकेशन जमा कराई उस टाइम उनका मुझे लगता है कि वीज़ा ख़त्म हो गया था, या फिर उन्होंने एप्लीकेशन पहले भेजी थी फ़ी की वजह से या फ़ोटोग्राफ्स की वजह से वो एप्लीकेशन वापस आई। दोबारा जब उन्हें एप्लीकेशन फिल करके भेजी तो वो आउट ऑफ टाइम थी, उस टाइम उनके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं था। तो बहरहाल अभी तो अन्य ऑप्शन है कि वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें और जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करें, अगर तो आपकी नीस यहाँ पे लीगल रहना चाहती हैं। तो बेहतर किसी अच्छे से वकील से जाके भी उनको सारा पेपर बताएं कि किस कोर्स में अप्लाई किया था, कब एप्लीकेशन की, और होम ऑफिस से रिफ्यूज़ल आए हुए कितना अर्सा हो गया, इधर कोई अभी तक उन्होंने एक्शन किया है या नहीं किया। तो वो सारी सर्कमस्टांसेस देख के आपको एडवाइस करेंगे कि कितने % चांसेस हैं कि हाई कोर्ट से बात बन जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे वक्त बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अपने हस्बैंड के साथ हम लोग इस कंट्री में आए थे 13 साल पहले। ठीक है। तो 2010 में हमारा लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे हमें 3 साल का वीजा मिला था। ठीक। तो वो अब ये अभी इसी साल दिसंबर में एक्सपायर होगा। मैंने आपसे ये पूछना है कि हमें वो एक्सटेंशन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या इंडेफिनेट हमें मिल सकता है अब? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको अभी इंडेफिनेट नहीं मिल सकता, आपको एक्सटेंशन चाहिए। जब 3 साल की आपको फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस टाइम आपको एक्सटेंशन ही करनी चाहिए, इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना आप अपने पैसे ही ख़राब करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे वक्त था, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।